दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर, भाग्यचंद की आज तक सोई है तकदीर। नमस्कार, ये किसी मुशायरे या कवि सम्मेलन की, किसी आशु कवि या धांसू कवि या मंची कवि की कविता का पाठ नहीं है। ये लल्लन टॉप शो है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आगे आप जो कुछ भी सुनेंगे वो देश की संसद में माननीयों के द्वारा कहा गया है। प्रसंग नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का लाया अविश्वास प्रस्ताव, जिस पर 10 अगस्त को आखिरी रोज चर्चा हुई। चर्चा में क्या रहा? हाल फिलहाल की सुर्खी ये कि प्रधानमंत्री के भाषण के 100 मिनट पूरे हो गए और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। उससे पहले क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने नाम ले लेकर कांग्रेस को खास तौर पर अपना इतिहास याद दिलाया और ये इतिहास इटावा के कलेक्टर रहे और कांग्रेस के 1885 में संस्थापक रहे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से लेकर शुरू हुआ और उसके बाद नेहरू गांधी परिवार समेत सब गिनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में ट्रेजरी बेंच की पहली कुर्सी पर बैठकर सिर्फ सदन को नहीं देश को संबोधित कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि उनके भाषण में चुनावी राजनीति का भरपूर पुट था। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा, मणिपुर, देश की तरक्की और ये भी कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि विपक्ष 2028 में भी इस तरह का विश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा और तब तक देश की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी होगी, तो उनका आशय, संकेत, निहितार्थ और महत्वाकांक्षा क्या होते हैं। क्योंकि राजनीति के पंडित अब इसे यूं भी बांचेंगे कि 2029 का चुनाव भी क्या भाजपा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी, और रिटायरमेंट को लेकर और 75 वर्ष के मार्गदर्शक मंडल को लेकर जो तमाम व्याख्याएं तैरती रहती हैं, उनका हवा में विलोपन हो जाएगा। पर इन सब से पहले क्या है? सत्ता के लिए निहायत ज़रूरी चीज़ विपक्ष। विपक्ष ने क्या कहा वो जानिए, फिर प्रधानमंत्री के भाषण के मुख्य बिंदु समझेंगे और फिर उस गिनती पर आएंगे जिसके हासिल के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। सबसे पहले AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की और अल्पसंख्यकों की बात, साथ में दूसरे मुद्दों को भी रेखांकित किया। हाल में एक घटना आपने खबरों में देखी होगी। RPF के एक जवान ने चलती ट्रेन में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों में एक RPF सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। ओवैसी ने इस मामले को संसद में उठाया अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान और कहा कि जवान ने सिर्फ इस बात पर 4 लोगों की हत्या कर दी कि वोट मोदी और योगी को देना है। उन्होंने बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई का मुद्दा भी उठाया और मणिपुर में सरकार पर नाकामी का आरोप भी लगाया। ओवैसी ने सिर्फ देश के मसलों पर ही सरकार पर हमले नहीं बोले, वो सरहद तक गए, चीन को लेकर सरकार की पॉलिसी पर भी सवाल उठाए। सर, 14 आज चाइना के ऊपर कोई नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त 2013 में जब प्रधानमंत्री नहीं थे कहा था कि समस्या बॉर्डर पर नहीं दिल्ली में है। अगर हम अपनी जमीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्या आज चीन हमारी जमीन पर नहीं बैठा है? क्या आज चीन से आप बातचीत कर रहे हैं? आप डिसएंगेजमेंट कर दिए। बताइए डीएस्केलेशन, डी-इंडक्शन कब होगा? मैं आपके जरिए से हुकूमत को बता रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में शी जिनपिंग को बुलाकर झूला झुलाया था, क्या हुआ? क्या नतीजा निकला उसका? चेन्नई दिखाया, क्या नतीजा निकला? सर, इसलिए चीन पर बोलिए, चीन को उखाड़ कर फेंकिए। 9 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पर तंज कसा था। शाह के भाषण के दौरान अधीर ने कई बार इंटरप्ट किया तो गृह मंत्री ने सभापति से कहा, इनकी पार्टी तो इन्हें बोलने का मौका दे नहीं रही, आप हमारा समय काट कर आधे घंटे का वक्त दे दें। इसके बाद आज नज़र कांग्रेस की लिस्ट की तरफ थी और अधीर रंजन कांग्रेस की तरफ से चर्चा में आज शामिल हुई। उन्होंने बोलना शुरू ही किया था कि प्रधानमंत्री सदन में पहुंच गए। ये पहली बार था कि अविश्वास प्रस्ताव की इस 3 दिन की चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री लोकसभा में आए। अधीर ने इसे लेकर भी प्रधानमंत्री पर व्यंग किया। सर देखिए, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत कितने है कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे। यही ताकत होते हैं संसदीय परंपरा की। हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के लिए कोई सोचा भी नहीं था, लेकिन हम बार बार ये गुहार लगाते आए थे कि कम से कम हमारे देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की मुद्दे पे हम बोलने का पहले कुछ बोले
ये सिर्फ हमारा मांग थी और कुछ नहीं। हमारा मांग कोई बीजेपी नेता से नहीं, हमारी मांग थी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री से, जो लाजमी है क्योंकि हम भी ये सदन की मेंबर है। लेकिन पता नहीं प्रधानमंत्री जी क्यों इतना आड़े हुए थे कि सदन में ना आने की शपथ ले चुकी थी। तो इसी के चलते मजबूरन हमें भी ये संसदीय जो औजार इस्तेमाल करने की गुंजाइश है, ये संसदीय औजार को इस्तेमाल करते हुए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने पड़ी। ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की पीछे सबसे बड़ा वजह है। अधीर रंजन ने भगोड़े नीरव मोदी का जिक्र कर पीएम पर सीधा निशाना साधा तो ट्रेजरी बेंच की तरफ से सांसदों और मंत्रियों ने कड़ा विरोध जताया। संसदीय कार्य मंत्री ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताया और कहा अधीर रंजन के भाषण के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाया जाए। कांग्रेस सांसद के बाद सरकार का पक्ष रखने आए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। जाहिर है सिंधिया ने सरकार की तारीफ में कसीदे गढ़े, लेकिन उनका भाषण शुरू होते ही 2018 का उनका एक भाषण भी वायरल हो गया। सिंधिया तब कांग्रेस में थे, आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पीछे बैठे थे, कसीदे पढ़ रहे थे और तब यानी पिछले अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सामने विपक्ष की बेंच में बैठकर सरकार को कोस रहे थे। एक और मजेदार वाकया है, कल राहुल गांधी के फ्लाइंग किस का मामला खूब खबरों में रहा, शिकायत भी हुई। इस दौरान उनके पुरानी वीडियो भी वायरल हुए जब 2018 के नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान राहुल ने अपने एक साथी को आंख मारते उनको देखा गया था कैमरे पर। राहुल के वो साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे। सरकार की तरफ से चर्चा के लिए इसके बाद आए राज्यवर्धन सिंह राठौर। उन्होंने कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए सिर्फ मणिपुर पर बात की गई, जबकि ये चर्चा तो अविश्वास प्रस्ताव पर थी। हालांकि राठौर ने विपक्ष पर मणिपुर तक सीमित रहने का आरोप लगाया और फिर उनका पूरा भाषण राजस्थान पर सीमित हो गया। उन्होंने एक एक कर राजस्थान की घटनाओं का जिक्र किया, यहाँ तक कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र की भी चर्चा कर डाली। वजह साफ, राज्यवर्धन राजस्थान से आते हैं और इस साल वहाँ कुछ ही महीनों में चुनाव है। बीजेपी सांसद ने मणिपुर के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मणिपुर ही नहीं, कश्मीर और पंजाब के मसलों के लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। राजस्थान के बाद बीजेपी की तरफ से बोलने के लिए खड़े हुए छत्तीसगढ़ से सांसद विजय बघेल, भारतीय जनता पार्टी के, वहां भी इसी बरस चुनाव है। राज्यवर्धन ने साफ शब्दों में कहा था कि मणिपुर की बात क्या करना, राजस्थान में ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं। विजय बघेल की टोन भी कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में 5 साल की बच्ची से रेप की घटना का जिक्र किया और फिर राज्य के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के खिलाफ आरोपों की लंबी सूची गिनवाई और कई घोटालों के आरोप भी लगा दिए विपक्ष की तरफ से। इसके बाद असम की पार्टी AIUDF के बदरुद्दीन अजमल चर्चा में शामिल हुए। उन्होंने कहा मणिपुर को लेकर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, सदन में बैठकर चर्चा होनी चाहिए कि मणिपुर का हल कैसे निकलेगा, और इसके लिए अजमल ने नूह की घटना का भी जिक्र किया। आज जो एक धर्म के नाम से सर जो नफरत फैलाई जा रही है आपस में, वो ये आग कहां तक जानी है, कहां तक इसको पहुंचाना है, ये लोग सोचे। सर एक दिन आ जाएगा, अल्लाह ना करे ये मुल्क आपस में लड़ाई भाई भाई में लड़ेंगे, भाई बहन के साथ लड़ेगा, बच्चा बीवी के साथ लड़ेगा, बड़े बुजुर्गों के साथ लड़ेंगे। क्या होने वाला है, किस तरफ हम जा रहे हैं, बहुत स्पीड से जा रहे हैं। मैं उस तरफ के जिम्मेदार सब हमारे बड़े हैं, सामने हमारे बड़े लोग बैठे हैं। मैं कहूंगा कि आप पॉलिटिक्स करिए, पावर में आइए, जिसको जाना है जो जाएगा अपनी ताकत मनवा लेगा, लेकिन धर्म के नाम पर न करें। इससे जो नफरत की माहौल बन रही है वो जड़ों में एक मिनट, जड़ों में जो नफरत पहुंच रही है उसको खत्म कैसे किया जाए। जी ये एक डेमोक्रेसी है सर, ये डेमोक्रेसी है, इसमें सबको अपनी अपनी बातें कहने का हक है। लेकिन भड़काऊ भाषण देके, यात्राएं निकाल के और लोगों के घरों को जला के, अभी हरियाणा में जो हुआ, क्या हुआ सर, इंसाफ एक तरफा होता है, इंसाफ एक तरफा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। इंसाफ एक तरफा नहीं होना चाहिए। फिर खड़ी हुई बोलने के लिए TMC की महुआ मोइत्रा, और क्या बोली उससे पहले आपको उनका एक ट्वीट दिखाते हैं। सुबह 11 बजे उन्होंने संसद के बाहर अपनी एक तस्वीर ट्वीट की और लिखा, मुझे आज बोलना है, मैंने एक चमकदार गुलाबी और हरे रंग की साड़ी पहनी है, बता रही हूँ कहीं मेरे भाषण के दौरान बेशर्म और पक्षपाती संसद टीवी कुछ और ना दिखाने लगे। ये महुआ का तंज है। दरअसल कांग्रेस ने संसद टीवी पर आरोप लगाया कि जब राहुल गांधी मणिपुर पर भाषण दे रहे थे तो उनका स्क्रीन टाइम कट किया गया, स्क्रीन पर 40% से भी कम समय के लिए दिखाया गया। जयराम रमेश ने आंकड़े तक गिना दिए। राहुल गांधी का पूरा भाषण 37 मिनट का था, लेकिन उन्हें सिर्फ 14 मिनट 37 सेकेंड ही स्क्रीन पर दिखाया गया, यानी 40% से भी कम। महुआ मोइत्रा इसी पर तंज कस रही थी। संसद के बाहर से अंदर आई तो भी यही लहजा बरकरार रखा। भाषण के शुरू में ही राजस्थान पर बात करो, छत्तीसगढ़ पर बात करो वाले तुक को खारिज किया और कहा जो मणिपुर में हो रहा है वो किसी भी और राज्य से अलग है। इस बात पर और क्या दलीलें दी, सुनिए।
We haven't heard of one change in the police force. We have not heard of one change in the government. We have not heard of one person taking responsibility. As a government in the center, which is also ruling the state of Manipur, this is your biggest failure of the double engine Sarkar. So let us not insult other states by saying, what about Rajasthan? What about Haryana? What about Chhattisgarh? Manipur is a tacitly approved hate crime. Make no mistake, this is civil war. These are crimes against humanity. The harsh reality is while this government may have built infrastructure, it has destroyed institutions. इसके बाद बोलने उठे फर्स्ट बिहारी जमुई के सांसद चिराग पासवान। ये उनका स्लोगन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। नरेंद्र मोदी सरकार का उन्होंने भरसक समर्थन किया, इतना कि अगर बाद में पार्टी बदली तो इसी स्पीच का वीडियो वायरल हो सकता है। कहा कि अगले 5 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित भारत का सपना केवल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही मुमकिन है। जिस उद्देश्य के साथ इस प्रस्ताव को यहाँ पर लाया गया है मणिपुर को लेकर, उसमें सर मैं जरूर अपनी बातों को यहाँ पर रखना चाहूंगा। सर पिछले 3 दिन से बहस चल रही है और इन 3 दिनों में सर सिर्फ दोषारोपण ही किया गया है। सिर्फ यहाँ पर बातों को दोष लगा कर बताया गया है, किसी ने भी यहाँ पर समाधान देने का प्रयास नहीं किया। सर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में मणिपुर के लोग वहां बैठे सुनने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बेहतरी के लिए आपने क्या किया। सर कल गृह मंत्री जी ने इतनी खूबसूरती से तमाम पक्षों को रखा और इतनी विनम्रता से उन्होंने सारी बातों को रखा। सरकार की तरफ से आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भी मोर्चा संभाला और बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी के 9 साल में अर्थव्यवस्था नए रिकॉर्ड बना रही है। 2013 में मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट की चर्चा की, जिसमें भारत को दुनिया की 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में डाला गया था और आज के वक्त में वही मॉर्गन स्टैनली भारत की रेटिंग को बेहतर स्थिति में रख रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, जिसका श्रेय सरकार की नीतियों को जाता है। वो INDIA सिर्फ उनका नाम का सैंक्टिटी के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यूपीए मतलब जनता को याद आ रहा, वो करप्शन, वो भतीजावाज, बाय क्रोनिज्म, डायनास्टी, फैमिली, वो सब आ रहा कि ले आओ INDIA, जिसका पूरे नाम बहुत सारे लोग बोल नहीं पा रहे उन्हीं के यहाँ। यूपीए के समय बिजली आएगी करते थे लोग, अभी बिजली आ गई। गैस कनेक्शन मिलेगा, आज गैस कनेक्शन मिल गया। वाटर कनेक्शन मिलेगा करते थे यूपीए में, अभी मिल गया। पीएम आवास का घर बनेगा, अभी पीएम आवास का घर बन गया। टॉयलेट्स बनेगा करते थे, अभी टॉयलेट्स बन गए। गांव में सड़क बनेगा बोलते थे, अभी गांव में सड़क, हाईवेज बने। एग्रीकल्चर का बजट 2014 में 21,933 करोड़ था, आज वो बढ़कर के 1,25,000 करोड़ हुआ है, 5-fold इंक्रीज। सर इस देश में फॉरेक्स रिजर्व्स 313 बिलियन था मई 2014 में, वो एक्चुअली आज 600 बिलियन है जून। इसके अलावा सीतारामन ने एक पुरानी घटना की याद दिलाई, 25 मार्च 1989 की घटना, जब तमिलनाडु विधानसभा में तत्कालीन विपक्ष की नेता जयललिता की साड़ी खींची गई थी और वहां बैठे डीएमके विधायक उन पर हंस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। निर्मला सीतारामन ने पूछा, क्या डीएमके जयललिता को भूल गई है? इसके बाद विपक्ष जिस बात की मांग सत्र की शुरुआत से कर रहा था, जिसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो औपचारिकता पूरी हुई। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के अंत में सरकार का मुखिया लोकसभा में अपना जवाब देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सरकार के खिलाफ आए नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा में हिस्सा लिया। कांग्रेस, विपक्ष के गठबंधन इंडिया, राहुल गांधी, सब पर उन्होंने एक एक कर हमला बोला। करीब 1.5 घंटे बाद विपक्ष ने बायकॉट कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण इसके बाद भी जारी रहा। क्या है मुख्य बिंदु? प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण की शुरुआत विपक्ष की चुटकी लेते हुए की और कहा कि एक तरह से विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है, लेकिन पॉइंट पर आते ही उन्होंने सबसे पहले बिना नाम लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष एकजुट हुआ भी तो एक कट्टर भ्रष्ट नेता के लिए। पीएम का इशारा यहां दिल्ली बिल की तरफ था। विपक्ष ने एकजुट होकर इस बिल का विरोध किया था, हालांकि मोदी सरकार दोनों सदनों से बिल को पास कराने में कामयाब रही। पीएम मोदी ने फिर कांग्रेस पर टारगेट करते हुए कहा कि कांग्रेस की राज्यों में चुनावी हार का इतिहास सबको पता है और उन्होंने ये इतिहास गिनवाया भी।
मोदी एक एक राज्य का नाम ले रहे थे और बता रहे थे कि अमुक राज्य में इतने बरस से कांग्रेस की सरकार नहीं है। देश के कई हिस्सों में कांग्रेस को जीत दर्ज करने में अनेक दशक लग गए हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस की आखिरी बार 1962 में जीत हुई थी। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में उन्हें आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी। पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। पिछले 38 वर्षों से वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है। त्रिपुरा में उन्हें आखिरी बार 1988 में जीत मिली थी। 35 वर्षों से त्रिपुरा के लोग कांग्रेस को कह रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री के निशाने पर आया विपक्षी गठबंधन, जिसका फुल फॉर्म है इंडिया। उन्होंने भी बाकी बीजेपी सांसदों की तरह गठबंधन को इंडिया कहकर नहीं संबोधित किया। मोदी ने भी गठबंधन को I.N.D.I.A. कहा और ये भी कहा विपक्ष ने एनडीए के नाम को चुराया, उसमें 2 I पिरो दिए और फिर खंडन भी कर दिया देश के नाम का। मैं आज इस मौके पर हमारे विपक्ष के साथियों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है। देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे फेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था पर, मणिपुर की स्थिति पर और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रसंग पर बात की कि हमारी सरकार के अगले टर्म में तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, अब देश के भविष्य पर थोड़ा सा भी भरोसा होता,
जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम आने वाले 5 साल में नए तीसरे टर्म में हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे, तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता? वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ। ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। लेकिन या वो कुछ सुझाव दे सकते थे, या फिर कहते हम चुनाव में जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं, हम तो 1 नंबर पे लेके आएंगे और ऐसे लेके कुछ तो करते यार। लेकिन हमारे विपक्ष की त्रासदी ये है, और उनके राजनीतिक विमर्श पर गौर कीजिए। कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? अब देखिए कितना कल्पना दारिद्र्य है। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी क्या अनुभवताहीन बातें सुनने को मिल रही है जी। क्या कहते हैं ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंचने कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है तीसरे नंबर पे। बताओ, मुझे लगता है कि इसी सोच के कारण वो सोते रहे इतने सालों तक, तो अपने आप होने वाला है। ये विश्वास किस पर करते थे? मैं जरा आज सदन को याद दिलाना चाहता हूं। पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था, हमारे यहां आए दिन आतंकवादी भेजा जाता था, और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं होता था। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था कि वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। पाकिस्तान कहता था कि आतंकी हमले होते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। इन्हें यहां तक कहते भाई पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा, ये इनकी सोच रही है। कश्मीर आतंकवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था, जलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार का काम कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे हुर्रियत पर, वे विश्वास करते थे अलगवादियों के पर, वे विश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलते थे। भारत ने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारत ने एयर स्ट्राइक किया। इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था, उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था। ये इनकी प्रवृत्ति थी। प्रधानमंत्री की बात के जैसे ही 100 मिनट पूरे हुए, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री बोले, असत्य बोलो और भागो। विपक्ष चला गया, प्रधानमंत्री का भाषण जारी रहा। प्रधानमंत्री ने और क्या कहा, न्यूज रूम से बता रहे हैं हमारे सहयोगी। और जैसे ही विपक्ष के सारे नेता राहुल गांधी समेत सदन से उठकर बाहर जाने लगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये ऐसे ही भाग जाते हैं, ये चर्चा से ऐसे ही भागते हैं। हम मणिपुर पर चर्चा के लिए पहले दिन से तैयार थे, अगर ये चर्चा करते तो अच्छे से सबको बात रखने का मौका मिलता। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि अमित भाई यानी गृह मंत्री ने पिछले दिन बहुत ही बारीकी से एक एक घटनाक्रम को मणिपुर पर समझाया था, लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने पूर्व में जो नॉर्थ ईस्ट की घटनाएं हैं उसकी भी याद दिलाई। इंदिरा गांधी के समय जब 5 मार्च 1966 को मिजोरम की अस्थिरता के बीच वायुसेना के जरिए बम वर्षा की गई थी, उसमें आम नागरिकों की मौत हुई थी, उसका भी जिक्र किया। उसके पहले फिर अकाल तख्त का जिक्र किया जो वहाँ पे आर्मी घुसी थी। और उसके बाद नेहरू के कार्यकाल में जब चीन ने असम पर हमला कर दिया था, जब भारत पे अटैक हुआ था, युद्ध हुआ था, तो उन्होंने कहा कि असम को उसके हाल पर छोड़ दिया गया था, और नेहरू के कोट का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आगे अपने काम गिनाए नॉर्थ ईस्ट को लेकर। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि देखिए 2018 में मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव आपको 2023 में फिर लाने का मौका मिले, 5 साल हो गया, 5 साल बाद आप लोग बिना तैयारी के आ गए।
कोई तैयारी नहीं की। आप लोग को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग 2028 में फिर से इस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव लाएं। और उसके बाद प्रधानमंत्री इस बात पर भी काफ़ी खरी खोटी सुनाई कि सदन में किस तरीके का हंगामा हुआ बीते दिनों, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि सदन सिर्फ ऐसी जगह नहीं संसद की, चलिए चल के घूम आते हैं संसद में, संसद लोकतंत्र के लिए है, लोगों के लिए, और लोगों की बात यहाँ होनी चाहिए। तो करीब करीब 2 घंटे से ज़्यादा का भाषण रहा। इवन अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक का सबसे बड़ा भाषण रहा किसी भी प्रधानमंत्री का। इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री के नाम ये रिकॉर्ड था 2 घंटे 12 मिनट का, उस रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री ने तोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा मणिपुर पर आपको वो सुनना चाहिए। आज मणिपुर की समस्याओं को ऐसे प्रस्तुत किए जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में ही वहां ये परिस्थिति पैदा हुई है। कल अमित भाई ने विस्तार से बताया है समस्या क्या है, कैसे हुआ है, लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारतीय संस्कारों से ओत-प्रोत मणिपुर, भाव भक्ति की समृद्ध विरासत वाला मणिपुर, स्वतंत्रता संग्राम और आजाद हिंद फौज, अनगिनत बलिदान देने वाला मणिपुर, कांग्रेस के शासन में ऐसा महान हमारा भूभाग अलगाव की आग में बलि चढ़ गया था। आखिर क्यों? आदरणीय अध्यक्ष जी, आप सबको भी मैं याद दिलाना चाहता हूं साथियों, यहां मेरे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं उनको हर चीज का पता है। जब मणिपुर में वो एक समय था, हर व्यवस्था उग्रवादी संगठनों की मर्जी से चलती थी, वो कहे वो होता था। और उस समय सरकार किसकी थी मणिपुर में? किसकी सरकार थी? जब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाने दी जाती थी, तब सरकार किसकी थी? जब मोइरांग में आजाद हिंद फौज के संग्रहालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बम फेंका गया, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मणिपुर में स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने देंगे ये निर्णय किए जाते थे, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब एक अभियान चला था, अभियान चला करके लाइब्रेरी में रखी गई किताबों को जलाने का, ये देश का अमूल्य ज्ञान की विरासत को जलाते समय सरकार किसकी थी? जब मणिपुर में मंदिर की घंटी शाम को 4 बजे बंद हो जाती थी, ताले लग जाते थे, पूजा अर्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, सेना का पहरा लगाना पड़ता था, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब इम्फाल के इस्कॉन मंदिर पे बम फेंककर श्रद्धालुओं की जान ले ली गई थी, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब अफसर, हाल देखिए, आईएएस आईपीएस अफसर, उनको अगर वहां पर काम करना है तो उनके तनख्वाह का एक हिस्सा उनको इन उग्रवादी लोगों को देना पड़ता था, तब जाकर के वो रह पाते थे, तब सरकार किसकी थी? प्रधानमंत्री का भाषण पूरा हुआ तो सदन के बाहर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ। प्रतिक्रियाएं आई भाजपा, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की तरफ से। इनका भी हाल जान लीजिए। लगातार 3 दिन अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है, आज उनकी समाप्ति हुई और हमारे देश के प्रधानमंत्री आज सदन में आए
और हमारे जितने सवालों थे जवाब देने की कोशिश की, लेकिन हमारे मेन मुद्दे जो थे उसमें जवाब अभी तक नहीं मिले। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। 3 दिन देश की संसद चली, नारेबाजियों के बीच चली और सबने अपनी चुनावी प्राथमिकताओं के हिसाब से और अपनी राजनीतिक मंशाओं के हिसाब से बयान दिए। ये बयान आपको हाजिर नाजिर मान कर दिए गए हैं, तो आपको फैसला करना है किसकी बात में कितना वजन है। लल्लन टॉप पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।